हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के लास्ट पार्ट के बारे में। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमें कवर करना है और उसके बाद हम चलेंगे आर्काइव सेक्शन की तरफ। ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि अगर हम एक कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अगर चेंज करें तो उससे जो पैरामीटर्स हैं उन पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। अभी जो प्लेट का सेपरेशन चेंज हो रहा है ये भी दो तरीके से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? तो एक वो तरीका जब बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड हो और हम प्लेट का सेपरेशन चेंज करें। बैटरी कनेक्ट होना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना। और दूसरा तरीका क्या है कि हमने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब बैटरी हटा दी। अब बैटरी हटाने से क्या हुआ? चार्ज जो है इस पे कंजर्व हो गया, अब चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर पाएगा। और अब अपन उसके जो प्लेट का सेपरेशन है वो चेंज करते हैं, तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। और याद करो, ऐसे ही दो केस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो कब थे? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे थे, तो हमने सारे पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। तो कुछ कुछ वैसा ही एनालिसिस हम अभी यहाँ करेंगे। इस बार चेंज क्या हो रहा है? प्लेट की सेपरेशन। वहां क्या चेंज होता था? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पहले एयर थी फिर स्लैब अंदर आ रही थी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात करते हैं, अगर अपन सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। भाई डिक्रीज करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो सेपरेशन इंक्रीज करें, अगर डी इंक्रीज करें तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बारे में अपन बात करेंगे। डी इंक्रीज हो गया, ठीक है। कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। डी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब सी जो होगा वो डिक्रीज होगा। कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल पे सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो। चलिए ठीक है। अच्छा, बात करें अगर V की, तो V तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है। Q की अगर बात करें तो Q क्या होता है? C इंटू वी। C डिक्रीज हुआ, V एक कांस्टेंट है, तो Q क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा C इंटू वी से। चलिए। अच्छा, बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? V बाई डी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो V कांस्टेंट है लेकिन डी जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर देखें E हो गया, देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, जो इसमें स्टोर्ड एनर्जी है उसके बारे में। तो स्टोर्ड एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, मैंने यहाँ क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि देखो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी में क्यू एक वेरिएबल है और सी भी एक वेरिएबल है और दोनों यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो हम रिलेशन डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो हम एक जो वेरिएबल है उसे कांस्टेंट लेते हैं। तो इस फॉर्मूला में देखो, हाफ सी वी स्क्वायर में v कांस्टेंट है हमारे कंडीशन पे, तो बस c चेंज हो रहा है, जैसे c चेंज होगा वैसे u भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात? तो c कैसे चेंज हो रहा है? c डिक्रीज हो रहा है, v कांस्टेंट है, इसका मतलब u भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर यही आप सेपरेशन डिक्रीज करते तो c क्या होता? इंक्रीज हो जाता। अच्छा, v तो अभी भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। q क्या हो जाता? q इंक्रीज हो जाता, e इंक्रीज होता और u भी इंक्रीज होता। ठीक है, ये सारी बातें आप अगेन एनालिसिस कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूला से, इसी तरीके से। नेक्स्ट केस में चलते हैं। जब आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और बैटरी हटा दी, अब बैटरी हटाई तो क्या हुआ? चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब इसके हिसाब से अगर बात करें तो जैसे सेपरेशन आपने इंक्रीज किया, तो सेपरेशन इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सेपरेशन इंक्रीज करने पे कैपेसिटेंस तो कम ही होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी है। डी इंक्रीज हुआ, सी डिक्रीज हो गया। बहुत बढ़िया। क्यू के बारे में अगर बात करें तो क्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यू तो है कांस्टेंट क्योंकि अब चार्ज कर चुके हैं और बैटरी हटा चुके हैं, कहीं फ्लो होने का अब इसमें सीन नहीं रहेगा। ठीक है। अगर V की बात करें तो V होता है आपका Q इक्वल टू CV से Q बाय C, है ना। तो Q कांस्टेंट हो गया, C डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब V इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा अगर आप सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है। U के बारे में अगर बात करें तो U का फॉर्मूला यहाँ क्या यूज करना चाहिए अपने को? हाफ सी वी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी।
भाई हाफ सी वी स्क्वायर में सी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है और दोनों यहाँ चेंज हो रहे हैं, तो हम यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि यहाँ क्यू कांस्टेंट है। तो अब सी पे डिपेंड करता है, सी डिक्रीज हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये होता है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से। अगर मैं वी बाई डी यूज करता तो वी और डी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ बता नहीं पाता। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट से मैं बता पाऊंगा। क्यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा कांस्टेंट। क्लियर है बात? और इसी तरीके से अगर आप सेपरेशन डिक्रीज करते तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता, क्यू तो अभी भी कांस्टेंट था, वी डिक्रीज हो जाता, यू डिक्रीज हो जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट रहता। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। जब प्लेट का सेपरेशन चेंज करते हैं तो पैरामीटर्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं आर्काइव पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं नीट के आर्काइव सेक्शन के बारे में, जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में। तो जो जेई के बच्चे हैं वो भी ये पूरा वीडियो देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नीट के क्वेश्चंस होते हैं बहुत फंडामेंटल लेवल के, उनसे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। तो जेई के बच्चों के लिए भी ये उतना ही यूजफुल रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए पढ़ लिया। तो उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स की बात करें, जो एक कैपेसिटर बना रही है सी, हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया ए। ओके, तो फोर्स की बात करनी है। फोर्स की बात हम पहले थ्योरी सेक्शन में कर चुके हैं। एक दो प्लेट्स अगर ऐसी हैं, इनका कैपेसिटेंस सी है, चार्ज क्यू है और एरिया ए है, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता था? F इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये होता था फोर्स का फॉर्मूला, याद है ना? अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं कि जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स किससे दिया जाता था? हमेशा डी से, है ना? तो यस, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। तो आंसर तो आपको एक ही ऑप्शन में मिल गया। क्लियर है बात? बाकी सारे डिस्टेंस से रिलेट कर रखे हैं, इंडिपेंडेंट ही है, तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपेसिटर को चार्ज किया एक बैटरी। ओके, अब बैटरी रिमूव कर दी और एक दूसरा आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया। तो बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया तो इस पे चार्ज आ गया होगा क्यू और इधर माइनस क्यू, वेयर क्यू इक्वल टू सीवी। ठीक है, अब इस चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल, ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया। और सिमिलर बोला है अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना है? सी। अब जब ऐसा होता है, कनेक्ट करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो पोटेंशियल अब कॉमन आना चाहिए दोनों के लिए। तो लेट्स से अब पोटेंशियल वी डैश आया, कुछ पोटेंशियल कितना है अब? वी डैश। ये वी डैश कैसे निकालें? तो हमें पता है कि वी डैश निकालने का तरीका होता है टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? क्यू के बराबर, क्योंकि सेकंड तो अनचार्ज था। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में होता है सी प्लस सी मतलब 2c, तो हो जाएगा क्यू बाई 2c विच इज वी बाई 2। कहाँ से आया है? यहाँ से देखो, v इक्वल टू क्यू बाई सी है, तो क्यू बाई 2c कितना हो जाएगा? v बाई 2। तो नया जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस आया है वो आ गया v बाई 2। ओके, अब पूछा गया आपसे कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। तो जो पहले एक चार्ज कैपेसिटर था ये, जिसको v से आपने चार्ज किया था, इसकी अगर एनर्जी लिखी जाए इनिशियल एनर्जी, तो लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इनकी एनर्जी लिखूं, इस सिस्टम की एनर्जी, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v बाई 2 और v बाई 2 दोनों तरफ। तो अब अगर एनर्जी लिखूं u फाइनल, तो क्या लिखूंगा? टू टाइम्स क्यों? दो कैपेसिटर है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस v बाई 2 है, हाफ सी v बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो u फाइनल कितना आता है? ये 2 से 2 कैंसिल आया, 1 बाई
4 CV स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो दिस U फाइनल इज हाफ ऑफ U इनिशियल, है ना, 1/2 का फैक्टर और आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। डिक्रीज हुआ दिख रहा है साफ साफ, 1/2 से 1/4 पे आ गया, और कितने फैक्टर से, तो बाय अ फैक्टर ऑफ 2 ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आ रहे हैं जब एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये ध्यान रखिए, जो टोटल चार्ज है बाय टोटल कैपेसिटेंस, और उसके बाद आपको एनर्जी पूछ रहे हैं या यही सिर्फ पोटेंशियल ही पूछ रहे हैं। ऐसे आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं, हम वो भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है नीट में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हुए हैं, और डाइलेक्ट्रिक बहुत सारे इंसर्ट किए हैं जो गिवन सिचुएशन में गिवन फिगर में बताए हुए हैं। तो K1 K2 K3 K4 इस तरीके से इंसर्ट किए गए हैं। दोनों प्लेट्स हैं, प्लेट्स कनेक्टेड होंगे इस तरीके से, यहाँ और यहाँ इस तरीके से प्लेट्स। तो पूछा गया कि अगर इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को जो अंदर है उसको एक कॉमन डाइलेक्ट्रिक से अगर मुझे चेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो वो K कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी दिस K, जो मैं अगर पूरे इस सिस्टम में भर दूं इन सबको हटा के, तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा मुझे वो K चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, ये कह रहे हैं कि पहले आप इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो और उसको इक्वल कर दो K टाइम्स एप्सिलॉन A बाय D से, वहां से आपको K मिल जाएगा इन सब की फॉर्म में, K1 K2 K3 K4 की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है अपने को कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं बहुत सारे भर रखे हैं, तो हर डाइलेक्ट्रिक जहां भरा हुआ है वो अलग से कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो जो K1 वाला हो गया वो C1, K2 C2, ये K3 C3 और ये C4, ऐसे अपने पास 4 डाइलेक्ट्रिक्स हो गए या 4 कैपेसिटर्स हो गए। अब ये देखते हैं कि ये कनेक्टेड कैसे हैं, कौन सीरीज कौन पैरेलल में। तो सोचो यहाँ से कि जो भी चार्ज अंदर एंटर करेगा Q, वो पूरे इस C4 कैपेसिटर से पास होगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब आगे चलेगा तो C1 C2 C3 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो देखो इन तीनों के लिए C1 C2 C3 के लिए ये जो पूरा लाइन है और ऊपर वाली जो पूरी प्लेट है, ये तीनों ही इन दो के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये तीनों पैरेलल में है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो C1 C2 और C3 हैं वो तीनों तो हो गए पैरेलल में इस तरीके से, और जो C4 है वो उसके आगे सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से, और ये पूरा अपना सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो C1 C2 C3 पैरेलल और C4 इसके साथ सीरीज। यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब C1 C2 C3 की वैल्यूज क्या क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर को लिखने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, K टाइम्स एप्सिलॉन A बाय D। ये था, जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो K आगे जुड़ जाता है, तो K एप्सिलॉन A बाय D। तो अगर C1 की बात करूं तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक है K1, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर एरिया की बात करें तो देखो इसका एरिया आपको दे रखा है A/3, ठीक है, A/3 एरिया अगर ये हो गया, ये इधर लास्ट वाला भी A/3 है, तो A/3 इसका एरिया हो गया, तो ये हो गया A/3 बाय D। इसके लिए सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन इसका आपको दे रखा है D/2, तो नीचे लिख लेंगे D/2 कितना है ये, तो 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है। ऐसे अगर C2 लिखूंगा मैं, तो C2 भी देखो बिल्कुल सिमिलर है, उसका एरिया भी A/3 है और उसका भी सेपरेशन D/2 है, तो उसके लिए भी सेम लिख सकता हूँ 2/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है। और ऐसे C3 लिख सकता हूँ 2/3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। C4 लिखते हैं, चलिए C4 कैसे लिखूंगा, तो K4 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया देखो, इसने तो पूरी प्लेट को कवर कर रखा है ना, पूरी प्लेट को कवर कर रखा है, मतलब एरिया इसका A हो गया। और इसके लिए सेपरेशन अगर बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा D/2, तो इसका सेपरेशन भी हो गया आपके पास D/2, तो ये आपके पास आएगा 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है,
सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब आपको इस सर्किट के हिसाब से इनको सॉल्व करना है। सर्किट में C1 C2 C3 पैरेलल हैं। जब पैरेलल होते हैं तो वो आ जाएंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। और C4 इनके साथ सीरीज में है, तो सीरीज में एडिशन कैसा होता था, 1 बाई करके 1 बाई C4 प्लस ऐसा। तो अगर सीरीज में ऐड करना है, फाइनल अपने को आंसर बताना है, तो मैं लिखूंगा 1 बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई C4 प्लस 1 बाई, ये तीनों में पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसा है, बात समझ में आई? इन तीनों को पैरेलल में ऐड किया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और फिर उसको सीरीज में ऐड किया तो C4 के साथ 1 बाई करके ऐड कर देंगे। चलिए सबके वैल्यूज रखते हैं। तो 1 बाई सी इक्वलेंट अगर मुझे रखना है तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर एक के डायरेक्ट्रिक जो मुझे निकालना है वो रखना है, तो 1 बाई सी इक्वलेंट को लिखूंगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, C4 अपन ने फाइंड कर रखा है 1 बाई 2 K4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 1 बाई C1 आपके पास आया था 2 बाई 3 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2 बाई 3 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस 2 बाई 3 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये आपके पास आ गए C1 C2 C3। देखो मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें कॉमन है, उसको हटा देते हैं। तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D अपन सब तरफ से हटा देते हैं, तो इधर आया आपके पास 1 बाई K इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स K4 प्लस, इधर देखिए तो 2 बाई 3 सब जगह बच रहा है, तो मैं 3 को एलसीएम लेके ऊपर भेज देता हूं, तो आपके पास आएगा नीचे 3 बाई 2 टाइम्स K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आपके पास बचा है यहाँ पे। अच्छा देखो नीचे 2 और 2 इधर से कॉमन है, इन दोनों को लेके मैं यहाँ भेज देता हूँ 2। क्लियर है? तो ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 हट जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 2 बाई के इक्वल टू 1 बाई K4 प्लस 3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। आपके पास आंसर मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी मेहनत थी इस क्वेश्चन में, और काफी सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहे थे, तो ध्यान रखिएगा अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, ओके, और उसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। तो जब चार्ज करेंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, C इंटू वी, मतलब 2V और माइनस 2V, ऐसा इस पे दोनों तरफ चार्ज आ जाएंगे। अब आपसे बोला कि व्हेन द स्विच S इज टर्न टू पोजीशन 2, तो 1 से हटा के 2 पे इसको स्विच कर दिया, तो बोला गया कि परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज, कितनी परसेंटेज एनर्जी इसमें डिसिपेट हो गई, ये आपसे पूछा गया। तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट अब हो जाएगा ऐसा कि दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं आपस में इस तरीके से, जिसमें इस पे चार्ज है 2V और माइनस 2V, इस पे इनिशियल चार्ज था 0, ये है 8 माइक्रोफैरेड का और ये है 2 माइक्रोफैरेड का। फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ गया ना, एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया। तो अगर मैं इनिशियली इसकी एनर्जी लिखना चाहूँ, यू इनिशियल, इनिशियल मतलब जब ये इस बैटरी से कनेक्टेड था, ऐसा ये 2 वाला इस V वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड था, तो एनर्जी कितनी थी, तो हाफ CV स्क्वायर, मतलब 2 इंटू वी स्क्वायर, बोले तो V स्क्वायर इसकी एनर्जी थी। अब अगर फाइनल एनर्जी मुझे लिखनी है तो कॉमन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, अगर ये V डैश कॉमन पोटेंशियल है इनका, तो V डैश कैसे लिखूंगा, टोटल चार्ज इज 2V डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। 2 और 8 दोनों पैरेलल में है, तो 2 प्लस 8 10, तो V बाय 5 इनका कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब अगर मुझे फाइनल एनर्जी लिखनी है, U फाइनल, तो दोनों कैपेसिटर के लिए एनर्जी लिखनी पड़ेगी, तो हाफ CV स्क्वायर फॉर 2, तो 2 इंटू V डैश का स्क्वायर इज V बाय 5 का स्क्वायर, प्लस हाफ CV स्क्वायर अगर करते हैं इसके लिए, तो हाफ 8 इंटू V बाय 5 का स्क्वायर इसके लिए हो जाएगा। तो देखिए कितना होता है,
ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 25 प्लस 8 टाइम्स वी स्क्वायर बाई या 4 टाइम्स वी स्क्वायर बाई 25। तो 5 टाइम्स वी स्क्वायर बाई 25 या वी स्क्वायर बाई 5, ये हो गई अब नई एनर्जी। तो देखो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो एनर्जी डिसिपेट अगर बोलें डेल्टा यू तो हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 5 विच इज 4 टाइम्स वी स्क्वायर बाई 5। और ये कितना परसेंटेज है? तो इनिशियल अभी कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज चेक करने के लिए क्या करेंगे? इनिशियल परसेंटेज चेक करते हैं। तो देखो यहाँ इनिशियल है वी स्क्वायर, अभी आया 4 वी स्क्वायर बाई 5, परसेंटेज आ जाएगा 4 वी स्क्वायर बाई 5 डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू 100 विच इज 4 बाई 5 इंटू 100। आंसर आपके पास, तो आंसर वुड बी 80% हीट डिसिपेशन इसमें होगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर मतलब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बीच में एयर है। हैज कैपेसिटी सी। ओके, सी इसकी कैपेसिटी है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, ये भी ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, वी की एक बैटरी इस पे कर दी, ऐसा मान लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, अरे ये तो आसान सा सवाल है। फोर्स क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। पर ऐसा तो एक भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ एक बात समझ में सकते हैं कि भाई क्यू किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, क्यू को लिख देते हैं सीवी। तो ऊपर आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी भी नहीं दिख रहा, अभी भी अपने को आंसर मैच नहीं कर रहा। अब चाहिए अपने को डी। डी कैसे लिखें? तो ध्यान से देखो यहाँ पे वी और अगर हम बात करें ए एप्सिलॉन नॉट, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं? और एक और सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। यहाँ से लिखता हूँ सी इंटू डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऐसा। तो यहाँ पे नीचे इसको रिप्लेस कर देते हैं, ऊपर जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 सी इंटू डी। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, आंसर आया सी वी स्क्वायर बाई 2d। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करना था बाकी फॉर्मूला से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी दे रखा है, इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ वी। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी बातें हो गई। वी से इसको कनेक्ट कर दिया, ये सी है। देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, अब डिसकनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज हो गया होगा, एक तरफ सीवी एक तरफ माइनस सीवी, इतना चार्ज इस पे आ गया होगा। Q इक्वल टू सीवी से मैंने चार्ज लिख दिया। अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली कांस्टेंट K की, which can just fill the air gap between the capacitor। ओके, अब इसमें अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर अपन इंसर्ट करें तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो जाएगा K टाइम्स C। और क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है तो इस पे चार्ज कहीं नहीं जाएगा, चार्ज बिल्कुल सेम रहने वाला है क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्टेड, हमने पढ़ा हुआ है ये केस। Which of the following is incorrect? ठीक है, चेक करते हैं। The change in energy stored is half CV square 1 by K minus 1। Let's see, चेक करेंगे। Second option, the charge on the capacitor is not conserved। ये तो हाथ हाथ गलत हो गया, चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्टेड है। और आपसे तो पूछा भी यही गया था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप कुछ सॉल्व किए बिना भी सीधा आंसर मार सकते थे यहाँ पे, आप आंसर इज बी। और अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व भी करके देख लेते हैं। इनिशियल इसमें जो एनर्जी थी वो थी हाफ सीवी स्क्वायर, ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी, यू इनिशियल। अगर यू फाइनल मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर बाई 2c से, क्योंकि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो चुका है क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। क्यू यहाँ कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c से लिखता हूँ, तो क्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, तो 2 टाइम्स के सी, ये आ जाएगा। दिस इज फाइनल एनर्जी। सॉल्व करेंगे तो आता है सी वी स्क्वायर बाय 2k। क्लियर? अपने को पूछा है चेंज इन एनर्जी, तो डेल्टा यू आपसे पूछा तो क्या लिखूंगा मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल
CV स्क्वायर बाई 2 आ गया कॉमन, इधर बचा 1 बाई के, इधर बचा -1। तो ये आपका ऑप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, और क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा है इसलिए आंसर नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए, V होता है Q बाय C। तो अब V क्या हो गया, Q है CV, और जो C कैपेसिटर चेंज हो गया वो हो गया KC टाइम। तो आप ध्यान से देखिए, तो V हो गया V बाई K। तो यस, ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी सही है, डिक्रीजेस K टाइम्स, सही स्टेटमेंट है। और लास्ट देख लें, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स। तो यस, U फाइनल को अगर देखो तो वो आपको लिखा हुआ है हाफ CV स्क्वायर बाई K। तो इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, अब हो गई हाफ CV स्क्वायर बाई K। तो यस, जो फाइनल एनर्जी है वो भी K टाइम्स डिक्रीज हो गई है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, पर अपना आंसर क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? तो बिना ये सारी चीजें सॉल्व किए आप आंसर तो सीधा ही मार सकते थे, जस्ट हमने बाकी ऑप्शंस को भी सीख लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें आपने दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट कर दी, और कहीं एयर है कहीं डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस तरीके से एक सिस्टम बना रखा है, और इसमें K1 और K2 का भी रिलेशन दे रखा है, K1 इज लेस देन K2। आपसे पूछा गया कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस D as measured from plate P is correctly shown by। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है इस पूरे रीजन में, ये आपसे पूछा गया, और ऐसे आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं। देखिए 4 ग्राफ आपको गिवन है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो देखो ध्यान से कि जब एयर था बीच में, तो हमने बात करी थी कि अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती थी इधर माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते थे, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट था वो हो जाता था सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता था, वही एप्सिलॉन आर यहाँ पे के है, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां रहेगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से क्या क्या हो जाएगा। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते तो अगर ग्राफ देखें तो फर्स्ट पोर्शन जो है वो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेकंड पोर्शन जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां पे फील्ड कम हो जाना चाहिए। कम होना चाहिए मतलब ऑप्शन हो सकते हैं या तो बी, सी या डी। जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि के इनफाइनाइट नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल। तो बी और सी इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए ठीक है, अब जब आगे बढ़े तो फिर से एयर आया, तो फिर से एयर आया तो फिर से ये पहले के बराबर आ गया, यहाँ से बराबर था ये। ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे चले तो फिर से एक डाइलेक्ट्रिक आया, इस बार है K2 विच इज मोर देन K1। अच्छा, K इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब K1 में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था K2 में उससे भी कम हो जाएगा। तो उससे भी अगर कम करना है तो ऐसा एक ही ऑप्शन है कि अगर K में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो K2 में और कम हो गया, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। आंसर इज सी। क्लियर है बात? तो बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना था, ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में। ओके, if the distance between the plates is d and the area is a, so energy is stored in the capacitor। इस बार आपको एनर्जी पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। चले करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अपने को पता है, होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो पता ही है हमें। अब क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम की फॉर्मूला में लिखना है, तो क्या वी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है, वी होता है ई इंटू डी, है ना। तो ये यहाँ यूज करते हैं। और दूसरी बात, किसी भी ऑप्शन में सी भी नहीं दे रखा, तो सी को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं यू का फॉर्मूला क्या बनता है फाइनली, हाफ सी की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ई इंटू डी का स्क्वायर।
सॉल्व करो तो देखो नीचे आ रहा है 1/2, तो ये 1/2 एज इट इज रहेगा। ऊपर आता है एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी, तो एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान सा सवाल था। तो देखो 3 बार आ रखा है, 2011, 12 और 8, 3 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इतना आसान सा सवाल। तो फंडामेंटली नीट में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से पॉज करके। पढ़ लिया? चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है N1 कैपेसिटर्स का, और क्या है, हर एक C1 का है। तो C1 के ऐसे N1 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, सब C1 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 ऐसे कितनी बार है, N1 टाइम्स ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ओके, अगर इनको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं विच इज 4V पोटेंशियल, ऐसी एक बैटरी है 4V की, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब, तो पैरेलल बना देते हैं। पैरेलल कितने हैं, N2 ऐसे हैं, और इनको जब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, और ये सारे कैसे C2 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 ये थे, और ऐसे कितने नंबर हैं, N2 कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल में, सब C2 वाले हैं, और इनको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। तो बोला गया कि इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, जैसा कि फर्स्ट केस में था। मतलब फर्स्ट केस और सेकंड केस में एनर्जी स्टोर्ड सेम है। तो C1 और C2 का आपसे रिलेशन पूछा गया। एनर्जी स्टोर्ड सेम मतलब अपने को एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी कैसे निकालें, एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो सी कौन सा लें, तो कंबाइंड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेना चाहिए, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो लेना चाहिए। तो अगर ऊपर देखें तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ CS, मतलब C इन सीरीज, ऐसा मैं इसको लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, याद करो 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1 ऐसा चलेगा ये सीरीज में। कितने हैं ऐसे, N1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा N1/C1, और उल्टा करेंगे तो हो जाएगा C1/N1। रिमेंबर ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जब एक जैसे कैपेसिटर सीरीज में लगाते हैं तो C/N हो जाता है, वैसे ही C1/N1 यहाँ आएगा। और अगर एनर्जी स्टोर की बात करें तो हो जाएगा हाफ C1/N1, ये तो हो गया C इंटू V स्क्वायर, तो V की जगह आएगा 4V का स्क्वायर, ठीक है, ये होगी इसमें एनर्जी स्टोर। अगर पैरेलल की बात करें तो सारे C2 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 ऐड हो जाएंगे, तो C2 प्लस C2 प्लस C2 कितनी बार, तो यहाँ मैं इसको लिखता हूँ CP, पैरेलल में कितना हो जाएगा, ये जाएगा N2 टाइम्स C2, क्योंकि कितनी बार ऐड हो रहे हैं, N2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे N2 C2 टोटल कैपेसिटेंस। और अगर एनर्जी लिखनी है तो हाफ CV स्क्वायर से लिख सकते हैं, हाफ N2 C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बैटरी कितने की है, V की। और ये बोला गया कि दोनों जो एनर्जी स्टोर्ड हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों जो रिलेशन अपने को मिले उनको इक्वल कर देते हैं। तो उधर से आया हाफ C1/N1, 4V स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16V स्क्वायर, इक्वल टू, इधर से देखें तो हाफ N2 C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो गया, V स्क्वायर कैंसिल हो गया। अपने को C2 को C1 की टर्म्स में लिखना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से C2 इक्वल टू, या N2 इस तरफ आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 16C1/N1 N2। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको इसमें वो रिलेशन यूज करने थे जो हमने पढ़े थे कि जब इक्वल कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना कितना हो जाता है, वो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ यूज करेंगे। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, हाफ CV स्क्वायर होता है, वो यूज किया, दोनों को इक्वल किया और फाइनल आंसर निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें आपसे कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, कंडेंसर्स कैपेसिटर्स एक ही बात है। तो दो कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटी C है, दूसरे की C/2 है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए गए। पूछा कि वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स इज, इस बैटरी द्वारा कितना वर्क किया गया। तो वर्क डन बाय बैटरी लिख लेते हैं इसे, वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स इज। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होता था,
हमने पहले पढ़ा है वर्क डन बाय बैटरी कितना होता था, Q इंटू वी। तो जितना चार्ज बैटरी से फ्लो होगा टोटल इंटू वी करेंगे बैटरी का पोटेंशियल, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी। यही हमें पता करना है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ टोटल, चार्ज कितना फ्लो होगा, तो देखो फाइनली इन दोनों पे जितना जितना चार्ज हो जाएगा क्या वही चार्ज टोटल बैटरी से फ्लो हुआ होगा। ठीक है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कितना हो जाता है ये 3C/2, तो C इक्विवेलेंट हो गया आपके पास 3C/2। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, तो V इंटू सी इक्विवेलेंट, Q इक्वल टू CV। यहाँ से तो यह आ गया 3/2 CV, ये टोटल चार्ज फ्लो हुआ होगा। ठीक है, पूछा गया आपसे वर्क डन बाय बैटरी, तो अपन निकाल सकते हैं सीधा सीधा 3/2 CV इंटू वी विच इज 3/2 CV स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा वर्क डन बाय बैटरी। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये करेक्शन वहां हुआ था 2007 में, और फाइनल आंसर आपका कैलकुलेट हुआ था 3/2 CV स्क्वायर से। क्लियर है बात। अगर आपसे यहाँ ये पूछता कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, भाई दोनों कैपेसिटर्स में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर हुई, अगर ये पूछा जाता तो हम क्या लिखते, एनर्जी स्टोर होती हाफ CV स्क्वायर इस फर्स्ट वाले में प्लस हाफ C/2 V स्क्वायर उस सेकंड वाले में होती। क्लियर है, दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VV है और कैपेसिटेंस C और C/2 है, इस तरीके से लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा देखो CV स्क्वायर उधर से हाफ CV स्क्वायर, ये दोनों मिलकर जाएंगे 3/4 CV स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर और यहाँ से आएगा 1/4 CV स्क्वायर। हाफ इन 1/4 इज 3/4 CV स्क्वायर। और ये देखो अपने को मैच भी कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि जब अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जितना वर्क डन बैटरी ने किया उसका हाफ ही स्टोर होता है जाके कैपेसिटर्स पे, और हाफ हो जाता है हीट में डिसिपेट। तो यहाँ पे हाफ हो गया स्टोर, टोटल वर्क डन था 3/2, स्टोर हुआ 3/4, हीट भी गई होगी 3/4। क्लियर है बात। तो आपका आंसर आएगा वर्क डन बाय बैटरी 3/2 CV स्क्वायर कैलकुलेट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2006 का एक क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया V वोल्ट तक। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। ओके, तो पहले आपने इसको चार्ज कर लिया और अब इस चार्ज करने पे इस पे आ गया होगा CV और माइनस CV चार्ज। अब इसके बाद इसके जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया, तो ये तो अभी अपन ने पढ़ा है, डी को इंक्रीज किया ऐसा लिखा है इसने। एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होगा। तो अगर हमें वो टेबल याद नहीं है तो हम जल्दी से यहाँ आप इससे देख सकते हैं। भाई Q कांस्टेंट है, C के साथ क्या होगा, भाई जब भी आप सेपरेशन बढ़ाओगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से हम बोल सकते हैं कि C डिक्रीज होगा। ठीक है, अब Q और C आ गया, आपको V पूछा है तो V क्या होता है Q बाई C। Q कांस्टेंट, C डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो V हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सीधा सवाल, आपका आंसर आ गया AV इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आसानी से इसे हम कर सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि चार कैपेसिटर्स हैं इस तरीके से, C1 आपको दे रखा है C के बराबर, C2 आपको दे रखा है 2C के बराबर, और C3 आपको दे रखा है 3C के बराबर, C4 है 4C के बराबर। ऐसे आपको चारों दे रखे हैं। बोला है कि एक बैटरी कनेक्ट करिए, पूछा आपसे द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज। C2 पे जो चार्ज होगा और C4 पे जो चार्ज होगा उन दोनों का रेशियो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे C1 C2 C3 तीनों सीरीज में है ना, तो तीनों पे सेम चार्ज फ्लो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, जो उस पे चार्ज होगा वही चार्ज तो C2 पे होगा, क्योंकि तीनों पे सेम चार्ज जाने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, C1 C2 C3 इन तीनों को सीरीज में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सीरीज में कैसे ऐड करते थे, तो 1/C इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करो उसे तो एलसीएम आता है 6C, इधर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 विच इज 11। तो C इक्विवेलेंट आपके पास आया 6C/11। ये C इक्विवेलेंट किसका है, C1 C2 C3 का। तो अब अपने पास जो फाइनली बन गया सर्किट वो ऐसा बन गया कि एक
कैपेसिटर उधर है, कैपेसिटर इधर है, और नीचे यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है V की। ये ऊपर वाला कैपेसिटर है 6C/11 का, ये है आपके पास 4C का, और यहाँ बैटरी B है। पूछा आपसे इन पर चार्ज का रेशियो, तो चार्ज कितना होगा? दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो Q1/Q2 को मैं लिखूंगा C1V/C2V, ऐसा ही लिख सकते हैं ना? C1 मतलब ये, अब अगर C1 हो गया और ये C2, ऐसा मैं मान रहा हूँ इसको, ऐसा। तो ये हो गया C1V/C2V, V और V सेम है, तो कुल मिला के जो चार्ज का रेशियो आता है वो कैपेसिटर्स का रेशियो आ जाएगा, विच इज 6C/11 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना है आंसर आपके पास? 6/11 इंटू 4 विच इज 3/22। 3/22 आपका आंसर आ गया, आंसर बी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों की कैपेसिटी आपको दे रखी है 4 माइक्रोफैराड, और इनको कनेक्ट किया इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे इसे, ऐसा आपसे पूछा गया। तो तीन कैपेसिटर हैं, तीनों हैं आपके पास 4 वाले, और इनसे मिला के बनाना है आपको 6। तो ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, सबको अगर सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो अभी हमने बात की थी कि जब इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो C/N हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। 6 तो नहीं मिला, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें कि सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो 4 + 4 + 4 हो जाएगा 12। नहीं, अभी भी 6 नहीं मिला, गलत बात है। थर्ड अगर देखें कि दो को सीरीज में करें और एक को पैरेलल में, तो बना के देख लेते हैं। दो को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल में एक को कनेक्ट कर दिया, ऐसा। तो सीरीज में जब होते हैं तो ये 4 इन 4 कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 4 इन सीरीज विथ 4 कितना हो जाएगा, ये 2, आधा हो जाता है। और नीचे है यहाँ पे अगेन 4, ये 2 एंड 4 पैरेलल में है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 6। तो ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दो सीरीज में कनेक्ट करो, एक को पैरेलल में कनेक्ट करो, आंसर मिल जाएगा आपको 6 के बराबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि कैपेसिटर है, कैपेसिटी C1 का, इसको V वोल्ट तक चार्ज किया। ओके, तो C1 को V, C1V और माइनस C चार्जेस पे आ जाएंगे। C1V। अब इसको बोला गया कि एक C2 से कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से, ये आपका C2 पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दिया। पूछा कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो अभी अपन ने बात करी थी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अपने को देखना होता है V1 या V डैश इसको लिख लें, तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज C1 पोटेंशियल कितना है, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2 दोनों पैरेलल C2 सारे कैपेसिटर्स। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहां बात करते हैं। बोला है कि एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया एक बैटरी से, और एनर्जी स्टोर्ड उसमें है U। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर। तो अब पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर कितना होगा। तो वही पहले एक C कैपेसिटर था, उसको जब बैटरी से कनेक्ट किया V से, तो उस पर चार्ज आ गया होगा CV और माइनस CV। अब एक सिमिलर कैपेसिटर उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी ईच कैपेसिटर में। तो भाई जब पहले था ये, तो इसमें एनर्जी थी हाफ CV² और इसे लिखा गया U के बराबर। अब पूछा गया नेक्स्ट, तो अब जो कॉमन पोटेंशियल होगा V डैश, वो कितना हो जाएगा। टोटल चार्ज CV, टोटल कैपेसिटर हो गया 2C,
हो गया आपके पास V/2। अब अगर मैं हर एक कैपेसिटर की एनर्जी लिखूं U डैश, तो मैं लिखूंगा हाफ C V/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है इनके अक्रॉस। तो कितना आया यहाँ से आपके पास 1/4 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं U/4। दिस इज द न्यू एनर्जी स्टोर्ड विच इज U/4। ठीक है, चलिए आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इसमें बोला गया आपको कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए एक्स और वाई के बीच में। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमने सेटअप पढ़ा था कि ये किसका सेटअप होता है। और अगर नहीं याद है तो हम इससे ये भी पढ़ा था कि इससे एक आसान सर्किट कैसे बनाया जाए जिसको हम विजुअलाइज कर सकें। तो आसान सर्किट बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो एक्स और वाई पॉइंट्स इन दोनों को एक्सट्रीम पे बना दिया। अब ध्यान से देखो तो ये एक्स और ए पॉइंट एक ही है, ऐसे वाई और डी पॉइंट एक ही है, क्योंकि दोनों साथ साथ कनेक्टेड है। तो हम इन दोनों को सेम मानने वाले हैं। अब बीच में जो पॉइंट्स है सी और बी, इन्हें अपन ने यहाँ बना लिया इस तरीके से। अब देखो कनेक्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट है C3, ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ए और सी के बीच में, मतलब एक्स और सी के बीच में। ये ए और ये बी, मैं इसको सेम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दो यहाँ पे। ये 6 का यहाँ कनेक्ट हो गया। अच्छा सेकंड देखते हैं इधर C5, ये कनेक्टेड है सी और बी के बीच में, इसको कनेक्ट कर दो 20 यहाँ पे। फिर इधर आओ तो ये जो C2 है वो कनेक्टेड है बी और डी के बीच में, तो यहाँ कनेक्ट कर दो ये 6। अच्छा ऊपर वाला देखो, ये जो C1 है ये कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में 6 को कनेक्ट कर दो इधर। और ऐसे ही ये जो नीचे है ये कनेक्टेड है सी और डी के बीच में, इसे भी कनेक्ट कर दो यहाँ पे सी और डी के बीच में 6 से। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा दिख रहा है ये आपको, क्या आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, और क्या ये बैलेंस है, तो बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। बैलेंसिंग कैसे चेक करेंगे, बैलेंसिंग चेक करने के लिए अपने क्या बोला था कि अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम है तो ये बैलेंस है। तो रेशियो सेम है बिल्कुल, 6/6 इक्वल टू 6/6, रेशियो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीच वाले को हटा सकते हैं यहाँ से, इस 20 को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो 20 जैसे ही आपने रिमूव किया, फाइनली आपके पास सर्किट बना कुछ ऐसा कि ऊपर 6 और 6 सीरीज में आ गए, ऐसे नीचे 6 और 6 सीरीज में आ गए, और ये फाइनल सर्किट बना ऐसा। 6 और 6 सीरीज में मिलके बनेंगे 3, तो ये दोनों मिलके बना 3, ऐसे ये दोनों मिलके बनेंगे 3, और 3 एंड 3 इन पैरेलल अगेन बना 6। क्लियर है, तो फाइनल आंसर आपका आया 6 माइक्रोफैरेड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब V डिस्टेंस बैलेंस्ड होता है और जो चारों कैपेसिटर्स हैं वो एक जैसे हों, मतलब यहाँ जैसे 6 था, तो फाइनल आंसर भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात भी हम सीधा नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जेई मेन से रिलेटेड आर्काइव के क्वेश्चंस की। क्लियर है बात, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, और कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके, बाय बाय।